वेलकम टू बिग ड्रीम्स एकेडमी। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर जिसका टाइटल है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो आज हम ये चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मेक श्योर कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अपकमिंग एजुकेशनल वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन का जो डेफिनेशन है हम इस तरीके से बता सकते हैं: the process in which new substance with new properties are formed from one or more substances is called chemical reaction। इसका मतलब है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर कोई नया सब्सटेंस बनता है और जिसकी प्रॉपर्टीज़ पिछले जो जिन सब्सटेंस से वो मिलकर बना है उनसे बिल्कुल अलग होती है। तो इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले जो सब्सटेंस होते हैं जिनसे वो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो रिएक्शन में जो हमें सब्सटेंस फॉर्म होकर मिलता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इसके कुछ डेली लाइफ एग्जांपल हम देख सकते हैं। हमारे डेली लाइफ में होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो आपको कुछ इस टाइप से है, जैसे हमारा फूड का डाइजेशन, ये एक केमिकल रिएक्शन है। हमारा रेस्पिरेशन, हम जो सांस लेते हैं, हमारा ब्रीथिंग सिस्टम जो है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। और जो आयरन पर रस्टिंग होती है ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। और मैग्नीशियम रिबन का जलना ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। और जो हमारी कर्ड बनती है, दही बनती है दूध से, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। एक केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, मीन्स जब एक केमिकल रिएक्शन ऑन प्रोग्रेस होती है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जब एक केमिकल रिएक्शन ऑन प्रोग्रेस होती है तो आपको चेंज इन स्टेट देखने को मिल सकता है। मीन्स आपका जो सब्सटेंस होता है उसका स्टेट चेंज होता है, मे बी सॉलिड से लिक्विड होना या लिक्विड से गैस बन जाना। आपको उस सब्सटेंस के कलर में चेंज देखने को मिल सकता है। और जब एक रिएक्शन हो रही होती है तो टेम्परेचर में चेंज होता है। और जब एक रिएक्शन हो रही होती है तो मे बी गैस भी इवोल्यूट हो सकती है, हो सकता है उस रिएक्शन में गैस बनकर निकले। नाउ वी विल डिस्कस हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है वर्ड इक्वेशन और एक होता है केमिकल इक्वेशन। दोनों का तरीका अलग है और दोनों का प्रोसेस है वो अलग है। वर्ड इक्वेशन में हम करते क्या हैं? वर्ड इक्वेशन में हम जो हमारी केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेने वाले जो रिएक्टेंट होते हैं उनका नाम, उनके नेम से हम लिखते हैं, और जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें भी हम नेम से, उनका नेम जो होता है वो लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे हम जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है। उनके बीच में प्लस का सिंबल ये डिनोट करता है कि इनके बीच में रिएक्शन हो रही है। और ये एरो ये हमें बताता है कि जो प्रोडक्ट बना है रिएक्शन होके उसके बारे में। यहाँ पर जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हमारे प्रोडक्ट हैं। ओके, बट यहाँ पर इससे अलग हम जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तब वहाँ पर हम उनका नेम ना लिखकर उनके सिंबल जो होते हैं और उनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं। जैसे हम जिंक को सिंबलिक रूप में लिखते हैं Zn और सल्फ्यूरिक एसिड को लिखते हैं H2SO4, तो यहाँ पे हमने इन्हें एज अ फॉर्मूला में लिखा है। और ऐसे ही हमारे जो प्रोडक्ट हैं जिंक सल्फेट, तो हमने उसे भी यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा है, और जो हमारा हाइड्रोजन है उसे भी हमने यहाँ पे एज अ केमिकल फॉर्मूले में लिखा है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिनसे हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। हम एक केमिकल रिएक्शन को एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हम जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल या केमिकल फार्मूला का यूज़ करते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं उनका भी हम एलिमेंट सिंबल होता है वो यूज़ करते हैं या फिर उसका केमिकल फार्मूला, और जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनका भी हम यहाँ पे एलिमेंट सिंबल या फिर उनका केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में हम उनके फिजिकल स्टेट भी यहाँ पर शो करते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है। जो नेसेसरी कंडीशन होती हैं, जैसे क्या टेम्परेचर वहाँ पे रिएक्शन के टाइम था या क्या प्रेशर था, क्या कैटलिस्ट उसमें यूज़ हुआ था, वो हम एरो पे, जो हमारा बीच में इनका एरो होता है, इस पर रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इस एरो में हम ये लिखते हैं कि क्या टेम्परेचर इसके लिए चाहिए, क्या प्रेशर चाहिए और कौन सा कैटलिस्ट अगर कोई है तो। ओके,
यहाँ पर एक हमारा केमिकल इक्वेशन हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। जब हम मैग्नीशियम को एयर में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे हमारा एक इसमें रिएक्टेंट है मैग्नीशियम और एक है ऑक्सीजन। बर्निंग का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना। तो इन दोनों का जब आपस में रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, यानी जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ओके, यहाँ पे ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन है जिसमें हमें प्रोडक्ट के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, इस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्टेंट्स में मैग्नीशियम का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और ये मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम है। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटम मिसिंग है, पर वो कहाँ गया। तो ये प्रॉब्लम ना हो कि हमारा कोई एटम मिसिंग हो जाए, इसके लिए हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। इसका रीज़न है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ये कहता है कि मैटर कैन नॉट नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब एक केमिकल रिएक्शन जब होती है तो मैटर ना तो उसमें क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। मतलब जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो जो एलिमेंट जितने भी इन्वॉल्व हो रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन में, वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड बराबर होने चाहिए। मतलब उनके एटम्स क्या है, दोनों साइड बराबर होने चाहिए। अब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, इसके लिए एक मेथड है जिसे हम हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो अब हम हीट एंड ट्रायल मेथड को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले स्टेप में हमें करना क्या है, जो हमें केमिकल इक्वेशन दी है उसको जैसा है केमिकल इक्वेशन उसे लिखना है। आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं इसमें अभी। सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है, आपको जो केमिकल इक्वेशन की दोनों साइड है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, उधर आपको उनके एटम्स काउंट करने हैं। उसकी एक टेबल बनानी है। किस तरीके से टेबल बनानी है, आपको कुछ इस टाइप की टेबल बनानी है। आप यहाँ पर एलिमेंट का नेम, यहाँ पर जो भी उसमें एलिमेंट हिस्सा ले रहे हैं, जैसे आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे इस वाले रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उसको इधर उनका नेम लिखना है। देन यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड में उनके कितने एटम्स हैं काउंट करके लिखने हैं। जैसे कि आयरन का 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 1 है। और हमारे प्रोडक्ट साइड में उनके एटम्स हैं वो भी हमें काउंट करके लिखने हैं। जैसे प्रोडक्ट साइड में आयरन के 3 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 4 एटम्स। ओके, जो थर्ड स्टेप है उसमें हमें करना क्या है, जो मैक्सिमम नंबर जिसमें डिफरेंस आपको दिख रहा है, मतलब मैक्सिमम नंबर का डिफरेंस जिनमें है, आपको उस वाले को बैलेंस करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑक्सीजन वाले में मैक्सिमम डिफरेंस है क्योंकि रिएक्टेंट साइड में ओनली 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड में 4 एटम्स हैं। तो इसको कैसे हम इक्वल करेंगे, जो ये जिसका ये हिस्सा है रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन, हम उसे बैलेंस करने के लिए वहाँ पे 4 पुट कर देंगे उस वाले जिसका हिस्सा है वहाँ पर। मतलब यहाँ पे H2O में ऑक्सीजन कंटेन है तो हम H2O के बाहर क्या लगा देंगे, 4। अब अगर हम काउंट करें तो इधर भी ऑक्सीजन के 4 हो जाते हैं और हमारे रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट है उसमें भी 4 हो जाते हैं। अब इसी तरीके से हम इक्वलाइज करेंगे बाकियों को भी। इधर आयरन के 3 एटम्स हैं और उधर आयरन के प्रोडक्ट में 3 एटम्स हैं और रिएक्टेंट में 1 एटम है, तो हम रिएक्टेंट में 3 ऐड कर देंगे आयरन के आगे, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हमारा अनबैलेंस हो गया है, वो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे, इधर हमारे पास 8 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट में ओनली अभी 2 हाइड्रोजन है, तो हम उस साइड भी 4 ऐड कर देंगे हाइड्रोजन के आगे, जिससे कि उधर भी हमारे पास 8 एटम हो जाएंगे। अब हम देख सकते हैं कि दोनों साइड हमारे पास जो एटम्स हैं वो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। ठीक है, अब उसके बाद अगले स्टेप में अगर उनका कोई फिजिकल स्टेट है, अगर लिखना नेसेसरी है, तो आप उनका फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हैं। जैसे आयरन के आगे हमने सॉलिड, एस मतलब होता है सॉलिड स्टेट है, और गैसियस स्टेट यहाँ पर H2O का है, और आयरन जो Fe3O4 है जिसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, ये यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे गैसियस स्टेट में है।
तो इन तरीके से ब्रैकेट में जो हम ये यूज़ करते हैं, एस इसका मतलब होता है सॉलिड स्टेट, एल यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है लिक्विड स्टेट, और जी का मतलब होता है गैसियस स्टेट, और ए क्यू का मतलब होता है एक्वस स्टेट। एक्वस का मतलब होता है कि वो जो सब्सटेंस है उसका पानी के साथ यानी वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया गया तो उसको एक्वस स्टेट बोलते हैं। ओके, और आप 6 स्टेप में ये भी कर सकते हो, अगर कोई नेसेसरी कंडीशन है जैसे कि टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है और कैटलिस्ट वगैरह, अगर वो चीज़ें भी लिखनी है तो आप वो लिख सकते हैं। बट बेसिकली बैलेंस करने का हमारा जो ये है ये ओनली 4th स्टेप तक ही है। यहाँ पर हमारी रिएक्शन जब नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाते हैं तब हमारी रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है। इसी तरीके से आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन के भी टाइप होते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब इसका हम सिंपल मेथड ये देख सकते हैं कि अगर कोई 2 मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका जो सिंपल हम इसको लिख सकते हैं वो है A + B = AB। इससे हम इसको शो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं इसके, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। कोल को जब हम जलाते हैं, कोल क्या है, कार्बन, और बर्निंग का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना। तो जब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है यानी कोल जब बर्न होता है तब यहाँ पे हमारा CO2 फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कंबाइन होकर देखिए यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं जो है CO2। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाती है। ओके, इसी तरीके से एक एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में यानी उस क्विक लाइम में जब पानी डाल देते हैं तो हमारे पास स्लैग लाइम बन जाती है जो कि होता है CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर हम एक और चीज़, हमको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक रिएक्शन इसके अंदर सब रिएक्शन है, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें जब प्रोडक्ट बनते हैं तो हीट भी रिलीज होती है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ यहाँ पर हमारी हीट भी जनरेट होती है, मतलब गर्मी जनरेट होगी। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम यहाँ पे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब आप नेचुरल गैस को जलाते हो, मतलब जैसे घर में आपका है गैस, उसको जब जलाते हो तो हीट निकलती है ना, तो वही है यहाँ पे। जैसे हम CH4 होता है मीथेन। मीथेन को जब हम बर्न करते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है और साथ में हीट जनरेट होती है। जो हमारा रेस्पिरेशन है, मतलब जो हमारे ब्रीथिंग का जो रिएक्शन है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन बात करते हैं, जिससे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ये कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा होती है। इसमें क्या होता है, एक प्रोडक्ट टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में बिखर जाता है, मतलब वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ओके, मतलब एक जो हमारा कोई सब्सटेंस है वो ब्रेक होता है और छोटे छोटे सब्सटेंस में जो उसके अंदर होते हैं। यहाँ पर डिकम्पोजिशन 3 तरीकों से हो सकता है। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब जब डिकम्पोजिशन हीटिंग की वजह से होता है, यानी गर्म करने की वजह से कोई चीज़ ब्रेक होती है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे आयरन सल्फेट है यानी फेरस सल्फेट है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब इनमें ब्रेक हो जाता है। देखिए यहाँ पर हमारा जो फेरस सल्फेट है वो 3 और सब्सटेंस में, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो चुका है, तो इसका एग्जाम्पल है। और लाइमस्टोन को भी जब हम हीट करते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसे जब हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये मतलब कैल्शियम जो हमारा लाइमस्टोन होता है ये ब्रेक होकर 2 सिंपल सब्सटेंस देता है, जो कि हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा टाइप का जो डिकम्पोजिशन होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जब डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के थ्रू होती है, मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे कि वाटर,
जब हम वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ना, तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। तो ये यहाँ पर डिकम्पोजिशन है। इसका हम डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर जब हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, तो हमें वैसे पता तो चलता नहीं है, लेकिन उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में ब्रेक हो जाते हैं। मतलब वाटर जो रहता है H2O, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाती है। तीसरे टाइप से डिकम्पोजिशन हो सकता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कब होता है? जब सनलाइट की वजह से कोई चीज़ ब्रेक होती है, यानी डिकम्पोज होती है। अब मतलब सिंपल, जब कोई सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होता है, वो भी सनलाइट की वजह से। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं लाइक सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को हम जब धूप में रख देंगे, सनलाइट में रख देंगे, तो ये सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी ब्रेक हो जाता है सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। ये रिएक्शन सनलाइट में ही होती है, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट होता है ये सन की वजह से ही होता है। अब डिकम्पोजिशन में हमें एक टाइप की रिएक्शन और मिलती है, जो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट होती है। इसमें क्या होता है, उस रिएक्शन में जब जो एक्सोथर्मिक था उसमें तो हीट जनरेट होती है, बट एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब ये हीट को, वहाँ पे हीट कम हो जाती है, यानी टेम्परेचर वहाँ पे कम हो जाता है, हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का जो रिएक्शन है ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब कि जब ज़्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उनके सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर देते हैं या डिस्प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे पास ये है आयरन। आयरन का हम कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करते हैं, तो आयरन मतलब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, इसमें हम आयरन को जब डालते हैं तो ये क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद आ जाता है। मतलब कि फिर हमें आयरन सल्फेट और कॉपर मिलता है। मतलब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि आयरन ने कॉपर को रिप्लेस करके उसकी जगह ले ली है और कॉपर को अलग कर दिया है। क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है, तो इस वजह से ये डिस्प्लेस हुआ है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और नेक्स्ट एक रिएक्शन है, इसे बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन टू कंपाउंड्स। मतलब इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। पीछे वाले में हमने देखा था कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था, बट यहाँ पर ऐसा होता है कि दोनों अदला बदली करते हैं, यानी म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए हमारे पास ये रिएक्शन है, इधर है हमारे पास सोडियम सल्फेट और उसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं बेरियम क्लोराइड के साथ। यहाँ पर क्या होगा, सोडियम और बेरियम आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब ये अपने आयन्स एक्सचेंज कर देंगे, और जहाँ पर सोडियम सल्फेट था उसकी जगह पे बेरियम सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पे Na2 को डिस्प्लेस कर देगा बेरियम यानी Ba, और जहाँ पर BaCl2 था यानी बेरियम क्लोराइड था उसकी जगह पर सोडियम क्लोराइड चेंज हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया है, दोनों के बीच में अदला बदली हो गई है। इस टाइप की रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब लास्ट टाइप की जो रिएक्शन होती हैं हम उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो रिएक्शंस होती हैं इन्हें रिडॉक्स बोलते हैं। ऑक्सीडेशन को अब हम समझते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन कब होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। यानी या तो जब एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर किसी एक सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ये CO2 फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे कार्बन में किसका एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके एग्जांपल है कॉपर में जब ऑक्सीजन हम ऐड करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब समझते हैं रिडक्शन को। रिडक्शन क्या होता है, जब रिडक्शन में बिल्कुल उल्टा होता है ऑक्सीडेशन का। इसमें हाइड्रोजन का जब एडिशन होता है किसी सब्सटेंस में या फिर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूवल होता है, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं ऊपर वाली रिएक्शन का एग्जांपल। जब कॉपर ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं
तब कॉपर में से ऑक्सीजन अलग हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो मतलब ये हो गया रिडक्शन। और हाइड्रोजन में यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है और उसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो दोनों हो रही हैं, और जब दोनों होती हैं तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है तब इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन के हमारे डेली लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट्स को समझते हैं। पहला चीज़ है कोरिजन। कोरिजन हमारे डेली लाइफ का एक बहुत एग्जांपल है। देखिए, जब हम मेटल को एयर में, हवा में रख देते हैं, ठीक है, जैसे लोहे को हम जब बाहर रख देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है, इसी को हम कोरिजन बोलते हैं। कोरिजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड to substance such as moisture, acid, etc. For some time, a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal and hence metal is said to be corrode. मतलब कि जब हम किसी एक मेटल को मॉइस्चर या एसिड, इन चीज़ों के एयर में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसके ऊपर एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है और वो मेटल को कमज़ोर करने लगता है, और हम तब कहते हैं कि जो हमारा मेटल है वो कोरेड हो गया है। रस्टिंग ऑफ आयरन यहाँ पे कोरिजन का एग्जांपल है। और जब सिल्वर के ऊपर एक काली सी लेयर चढ़ जाती है, ब्लैक लेयर, उसे भी हम कोरिजन कहते हैं। और कॉपर के ऊपर जब एक ग्रीन सी कोटिंग चढ़ जाती है या ग्रीन सी एक लेयर बन जाती है, वो भी एक एग्जाम्पल है। कोरिजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कोरिजन को हम गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पेंटिंग के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी मतलब हम लोहे की चीज़ों को अगर पेंट कर दें तो उन पर जंग नहीं लगता है। या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब उन चीज़ों को हम एक इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में से जब उन्हें फ्लो करते हैं तो उन पर एक लेयर चढ़ जाती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। मतलब कि जब हम ऑयल वाले या फैट वाली चीज़ों को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, मतलब जैसे हमारे फूड के जो आइटम होते हैं, खाने की चीज़ें होती हैं, उन्हें जब कुछ टाइम के लिए एयर में छोड़ देते हैं, फैट्स और ऑयल्स वाले में, तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी वो ख़राब हो जाती हैं, जिनसे उनमें एक बहुत बैड स्मेल आती है और उनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को रेंसिडिटी बोलते हैं। और ये रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन की वजह से होती है, क्योंकि उन चीज़ों का ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब हम रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो पहला मेथड है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, यानी एंटीऑक्सीडेंट हम उसमें ऐड कर दें, मतलब ऐसे चीज़ें जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगी। ओके, लाइक हम ऑयल और सोडा वगैरह, ये एक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे हम अचार में डालते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, यानी खाने की जो चीज़ें हों ना एक एयर टाइट कंटेनर में, जहाँ पर एयर का फ्लो ना हो, मतलब ऑक्सीजन का फ्लो ना हो, वो ऐसे बर्तनों में रखेंगे तब वो हमारी रेंसिडिटी से बच जाएंगे और ख़राब नहीं होंगे। या फिर रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, यानी हम उनमें जो एयर है उसे नाइट्रोजन से चेंज कर दें। आप देखते होंगे मार्केट में जो चिप्स के पैकेट आते हैं, यानी ये जो फूड आइटम्स आते हैं, इनमें गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस होती है। वो नाइट्रोजन गैस उसे ख़राब नहीं होने देती है, ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं होने देती उन चीज़ों के साथ, जिस वजह से वो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं पैकेट के अंदर। और लास्ट मेथड है रेफ्रिजरेशन, यानी फ्रिज के अंदर जब हम रखते हैं तो वो चीज़ें, जैसे आप फ्रिज में रखने से खाना कुछ टाइम तक ख़राब नहीं होता है, क्योंकि वो वहाँ पर ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होता है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होता उन चीज़ों का, जिससे वो रेंसिडिटी से बच जाती हैं। That's it for now. If this video is helpful to you, then do subscribe to Big Dreams Academy and check out more educational videos on Big Dreams Academy. Thank you for watching this video.